हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। केमिस्ट्री की क्लासेस में आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। इसको हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैंने जीके की कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट की थी, जहां पर मैंने सभी सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कवर कराया है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। जब भी हम पहली बार एसिड और बेस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि जो भी चीज़ें स्वाद में खट्टे हैं उनको हम एसिड कहेंगे, जो भी चीज़ें स्वाद में कड़वी हैं यानी कि बिटर हैं उनको हम बेसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि किसको एसिड कहते हैं और किसको बेस कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 3 थ्योरीज पढ़ना पड़ेगा। एसिड और बेस को लेकर के सबसे पहली थ्योरी दी थी अर्हीनियस ने, और उनका कहना ये था कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देता है, जिसको कि हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, तो इसको हम एसिड कहेंगे। वहीं पर अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसको हम बेस कहेंगे। ये इनका कहना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम HCl की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्लस ये क्लोरीन आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से ये हो जाता है एसिड। और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो इनका सिंपल सा कहना ये था कि अगर ये अपने जलीय विलयन में H आयन दे रहा है तो ये एसिड हो जाएगा, और अगर ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो उसको हम बेस कहेंगे यानी कि क्षार कहेंगे। तो ये है अर्हीनियस का थ्योरी। अब इनकी थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस का मतलब आप कह सकते हैं कुछ कमियां थी। पहली कमी इनकी ये थी कि इन्होंने जो थ्योरी दी वो केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही सही था। इन्होंने जो थ्योरी दी उसकी दूसरी कमी ये थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई भी आपको H आयन देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये इनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। इनकी तीसरी कमी ये थी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, इसके बेसिक नेचर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से इनकी थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और इनके द्वारा भी एसिड और बेस को समझने के लिए एक थ्योरी दी जाती है। और इनका कहना ये होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस H आयन को दे रहा है तो उसको हम कहेंगे एसिड। इसके अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे बेस। यही जो H पॉजिटिव आयन है यही प्रोटॉन है। अगर कोई प्रोटॉन दे रहा है तो उसको इन्होंने एसिड कहा, और अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको इन्होंने बेस कहा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप HCl का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो यहाँ पे ये होता है ना, ये जो HCl है इसका H आयन चला जाता है वाटर के पास, और यहाँ पे बनता है H3O पर पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि HCl ने अपने एक H आयन को वाटर को दे दिया, यानी कि HCl जो है एसिड होगा। इसका यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
अगर आप अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे तो यहाँ पे वाटर में पहले से ही H आयन होता है और OH आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो H आयन है ना, ये अमोनिया के पास चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा NH4 पर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी का यही कहना था कि ये जो अमोनिया है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस होगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसने अपने H आयन को डोनेट कर दिया तो ये एसिड होगा। यहाँ से आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ये जो वाटर होता है इसका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, तो इस वजह से इसको हम एम्फोटेरिक नेचर का कहते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की क्वालिटीज़ को दिखाए। इनकी थ्योरी में भी बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे ऐसे एसिड थे जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहे थे, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद में यहाँ पे लुईस आते हैं और ये अपनी थ्योरी देते हैं। लुईस का कहना ये था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम एसिड कहेंगे, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो उसको हम बेस कहेंगे। यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। इसके बाद यहाँ पे हम पहले बात करते हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद बेस और एल्कली को भी समझेंगे। पहला यहाँ पे है एसिड हैव अ सावर टेस्ट, यानी कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो स्वाद में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट इन दोनों के लिए सेम है, चेंज द कलर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, यानी कि एसिड को टेस्ट करने के लिए अगर आप किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये उसमें अपना कलर चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है दे आर कोरोसिव, ये जो एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे उस मेटल का क्षरण करते हैं। बेस जो होते हैं इनको टच करने पे स्लिपरी फीलिंग आती है। इट न्यूट्रलाइज बेसिस, एसिड का काम होता है कि वो बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, और बेस का काम होता है कि वो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसिड और बेस दोनों ही आयन रिलीज़ करते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इस पे भी आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं बेस और एल्कली का। बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि जो बेसिस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर में घुल जाए। एल्कली की अगर हम बात करें तो ऐसे बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 4 बेसिस लिया है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। अगर इन सभी बेसिस को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो मान लीजिए ये वाला बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, ये वाला बेस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, ये वाला भी बेस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, और ये वाला बेस भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने लिए थे सभी बेसिस, लेकिन इसमें से केवल 2 बेसिस ऐसे हैं जो पानी में घुल गए, तो इसको आप कहेंगे एल्कली। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ऑल ए आर बी, यानी कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी में आता है, लेकिन ऑल बी आर नॉट ए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होता है ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, यानी कि सभी के सभी बेसिस एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन जो एल्कली हैं वो बेस ज़रूर हो सकते हैं। तो वही चीज़ स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है। ये स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि सभी बेस एल्कली नहीं होते, लेकिन जो भी एल्कली हैं वो बेस होते हैं, क्योंकि एल्कली बनने का पहला क्राइटेरिया ही यही होता है कि वो बेस हों। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स की और वो किस में पाए जाते हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। सबसे पहले यहाँ पे है ऑरेंज या फिर लेमन या फिर जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल और बनाना में मैलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टैमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स, पोटैटो एंड कैरेट में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, अनियन और स्पिनिच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर का एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इसमें कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है। कर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है। जब भी मिल्क से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात आएगी तो लैक्टिक आप ध्यान रखिएगा। टी का बहुत सिंपल है, टी में टैनिक एसिड पाया जाता है। कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये MTS 2022 में पूछा गया था। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि हमने बायोलॉजी में भी कवर किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है। रेड आंट्स जो होती हैं यानी कि लाल वाली चींटी जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। सोयाबीन और राइस का एग्ज़ाम में आई थिंक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इन दोनों में फाइटिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं यहाँ पे कार्बोनिक एसिड होता है। ये हमने केमिस्ट्री के पहले जो वीडियो था वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा जो टैपियोका होता है यहाँ पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसको मैंने इस वजह से सर्कल किया है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिलता। इसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। रैंसिड बटर में ब्यूटायरिक एसिड होता है। यहाँ से है बटर और यहाँ पे है ब्यूटायरिक, तो ये आपको ध्यान रह जाएगा। MTS 2023 में पूछा गया कि मस्टर्ड ऑयल एंड रेपसीड ऑयल में कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल एंड रेपसीड ऑयल में यूरिसिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट एसिड्स की बात की। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बेस भी हैं, इसको भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। पहला यहाँ पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में ये काम आता है और इसका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में भी और एंटासिड के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। यूजेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो लास्ट में मैंने इसको भी लिखा है, वहाँ पे हम जानेंगे कि किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। डिटर्जेंट में इसका यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है सॉल्यूशन फॉर क्लीनिंग विंडोज़, यानी विंडो क्लीन करने के लिए जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में यूज़ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो होता है ये सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होते हैं? An acid and a base neutralize each other and form a salt and water. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. तो सिंपल लैंग्वेज में जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट यानी कि NaCl और वाटर बनेगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, यानी कि कौन कौन से इंडिकेटर ऐसे हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है।
Substances that are used to test whether a substance is acidic or basic, यानी कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है उसको टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज दियर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस, यानी कि अगर आप इस इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके बता देंगे कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। इंडिकेटर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि ये हमारे नेचर में ही मिलते हैं, इनको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आता है टर्मरिक, लिटमस, इसके अलावा इसमें चाइना रोज़ भी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाफ्थलीन। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी स्मेल से आप एसिड या बेस का पता लगा सकते हैं, जैसे कि अनियन है, क्लोव ऑयल एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इन्हीं सारे इंडिकेटर्स का क्या कलर होता है एसिड और बेस में, ये भी आपको जानना है। ये है लिटमस पेपर, ये है टर्मरिक और ये है चाइना रोज़, और ये तीनों हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जब भी आप लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वहाँ पे लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है तो उसको हम एसिड कहते हैं। वहीं पर अगर आप लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है तो उसको हम बेस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम टर्मरिक को समझते हैं, यानी कि इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है। टर्मरिक अपना कलर तब चेंज करता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, अगर आपने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं और उस पर सब्जी गिर जाती है तो सुबह के टाइम में जब आप उस पर डिटर्जेंट लगाते हैं तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर वर्मिलियन हो जाता है। वर्मिलियन का मतलब होता है जो सिंदूर का कलर होता है ना, गाढ़ा लाल, उस तरीके का इसका कलर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना कलर रेड से ऑरेंज के बीच में चेंज करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एसिड में इसका कलर पिंक हो जाता है। बेस के कांटेक्ट में जब ये आएगा तो इसका कलर येलो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है फिनाफ्थलीन। अगर हम इसकी बात करें तो ये एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में अपने कलर को चेंज नहीं करता, बेस के कांटेक्ट में आने पर ही ये अपना कलर चेंज करता है, और कलर कौन सा होगा इसका, पिंक। तो यहाँ पे हमने जो भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं इसमें कौन कौन से कलर होते हैं उसका ये चार्ट है। अगर आप केवल इतना याद रखेंगे तब भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस को अगर आप एसिड में रखेंगे तो इनका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, बेस में रखेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। फिनाफ्थलीन को अगर एसिड के संपर्क में लाएंगे तो ये कलरलेस रहेगा, और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये एसिड के कांटेक्ट में पिंक होगा, यानी कि रेड से ऑरेंज के बीच में। वहीं पर जब आप इसको बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये येलो कलर दिखाएगा। तो ये इतना आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स की, यानी कि जिसके स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। पहला यहाँ पे है अनियन, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट, तीसरा यहाँ पे है क्लोव ऑयल। जब भी ये एसिड के संपर्क में आते हैं तो इनकी स्मेल वैसी ही रहती है जैसे इनका ओरिजिनल स्मेल होता है, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी स्मेल चली जाती है। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स को याद रखना सिंपल है। जब ये एसिड में रहेंगे तो इनकी स्मेल रहेगी, बेस में अपनी स्मेल को लूज़ कर देंगे।
इसके अलावा यहाँ पे एक और इंडिकेटर है, ये है रेड कैबेज। ये भी आप नेचुरल इंडिकेटर कह सकते हैं। अगर आप रेड कैबेज के रस को निकालेंगे और उसको एसिड में रखेंगे तो इसका कलर रेड या पिंक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे विनेगर का कलर आप देख सकते हैं, ये एसिड है ना, तो इस वजह से इसका कलर रेड या पिंक हो जाएगा। बेस वाला जो है एग्जाम में पूछा गया था, अगर आप रेड कैबेज के रस को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इनका कलर ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर पर्पल या फिर ब्लू होगा, जैसा कि वाटर में है। तो आपको एसिड और बेस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं, लिटमस के बारे में बात करेंगे। Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator. लिटमस जो होता है ये पर्पल कलर का एक डाई होता है जिसको लाइकिन से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और ये जो होते हैं वो थैलोफाइटा जो प्लांट का डिवीज़न है उससे डेराइव किए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा बहुत से नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम। इन सभी को यूज़ किया जाता है एसिड या बेस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पर, यानी कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे पूरी क्लास में हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहले प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। यानी कि एसिड का ये नेचर होता है कि जब भी वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सम मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ एसिड एंड डोंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल हैं जो एसिड के साथ में ना तो रिएक्ट करेंगे और ना ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, इसके अलावा मरकरी और यहाँ पे प्लेटिनम। इससे स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन में कॉपर भी था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एसिड के साथ ना तो रिएक्ट करेगा और ना ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो आंसर था कॉपर। तो ये याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट it gives corresponding salt, carbon dioxide gas and water। तो ये RRB JEE के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है Na2CO3 जिसको कि हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पर, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो अगर आपको ये ध्यान है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। यानी कि अगर एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं
तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तरह ही होता है और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ में वाटर बनेगा। ये है सॉल्ट और ये है वाटर। तो इस तरीके से ये वाला रिएक्शन भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एसिडिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वाटर में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, तो उसका आंसर था बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये एसिड की प्रॉपर्टी है। सेम इसी तरीके से बेसिस की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने ये वाला समझ लिया तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस भी आपको समझ में आ जाएंगे। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स के आप यूज़ देख सकते हैं। पहला यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड, तो ये एरेटेड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है कार बैटरीज और पेंट में। टार्टरिक एसिड यूज़ होता है वाइन मैन्युफैक्चरिंग में। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है यानी कि पाचन में। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन में होता है। ये एक तरह की मेडिसिन होती है जिसको कि ब्लड को पतला करने के लिए दिया जाता है उन लोगों को जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक वगैरह आता है, उनको ये दिया जाता है और उसी में होता है सैलिसिलिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, और एसिड का यूज़ इसके अलावा लैब में भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा था। प्लैनेट वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के थिक वाइट और येलोविश क्लाउड का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स creates a pain and burning sensation which is due to the inject of methanoic acid into the skin of the person। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेटल लीव्स अगर आप टच करते हैं तो आपकी स्किन में सेंसेशन होगा, थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि उसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है और ये स्किन में जाने से सेंसेशन और पेन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एसिड में हमने पढ़ा था सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। पहला पॉइंट यहाँ पे है बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जैसे एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, सेम इसी तरीके से अगर कोई भी बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होगा तो यहाँ पे सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको सोडियम जिंकेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि जब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होता है। यहाँ पे सॉल्ट बनता है और इसके साथ में वाटर। यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होगा जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पे मैंने यूजेस लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे है बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस के जो सोल्यूशन होते हैं ना वाटर में, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन था और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है। ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी भी बेस के। अब एक यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस का। यहाँ पे स्पेलिंग इसका थोड़ा सा अलग होगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है और बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक्वस NaCl को लिया जाता है और वाटर के साथ में इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसी रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसको यहाँ से आप स्टार मार्क करके ध्यान रखिएगा। एक्वस NaCl जो होता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ क्लोर एल्कली प्रोसेस में, तो आंसर हो जाएगा ब्राइन। और अगर अलग से भी पूछा जाए कि ब्राइन क्या होता है, तो एक्वस NaCl को ब्राइन कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, PVC एंड प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट। तो इन सभी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हम एसिड और बेस के इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को समझ चुके हैं। अब आगे यहाँ पे समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। यहाँ से आप ये समझिए कि दो पर्सन हैं और दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा क्योंकि ये दोनों बराबर ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं जीता। अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन स्ट्रॉन्ग है और एक पर्सन वीक है। अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन सा जीतेगा? स्ट्रॉन्ग वाला, यानी इसका रिजल्ट क्या रहा? स्ट्रॉन्ग वाला जीत गया। थर्ड केस यहाँ पे लेते हैं। दोनों ही पर्सन अगर बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं, अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तब भी यहाँ पे कोई नहीं जीतेगा और यहाँ रिजल्ट क्या रहा? न्यूट्रल। अब इसके बाद यहाँ पे एक चौथा केस आता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पहला वाला पर्सन वीक है और दूसरा वाला पर्सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो जो सेकंड वाला पर्सन है ना वो जीत जाएगा। तो सेम इसी तरीके से सॉल्ट के साथ में भी होता है। उनका क्या नेचर होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं। पहला यहाँ पे ये केस आएगा कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन करा दिया तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और वाटर, तो ये सॉल्ट ना न्यूट्रल होगा क्योंकि यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रल सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और वाटर। सेकंड है यहाँ पे, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा लेकिन इसके साथ में वीक बेस का रिएक्शन करा दिया तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ऐसा इस वजह से
क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कुछ ना कुछ क्वालिटी यहाँ पे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस होता है। अगर इनका रिएक्शन होगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्ट तो है लेकिन एसिडिक है, और वाटर तो सब में बनेगा। थर्ड केस यहाँ पे है, अगर हमने वीक एसिड ले लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा क्योंकि बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है CH3COOH, जिसको कि हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड। तो अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनेगा जो कि बेसिक नेचर का होगा और वाटर यहाँ पर बनेगा। चौथा केस यहाँ पे ये आता है कि हमने एसिड भी वीक लिया है और बेस भी यहाँ पे वीक लिया है, तो इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, यानी ये ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीक एसिड है एसिटिक एसिड, इसका हमने रिएक्शन कराया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पे बनेगा अमोनियम एसीटेट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कब न्यूट्रल बनेगा, कब एसिडिक और कब बेसिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं एक्वा रेजिया के बारे में, जिसको रॉयल वाटर कहा जाता है। एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉयल जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको खुद में डिज़ोल्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम जो होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं, इस वजह से इसको हम रॉयल वाटर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वा रेजिया में क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे होता है नाइट्रिक एसिड और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1:3 के रेशियो में ये होते हैं और इन्हीं को मिला करके इसको बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक का होता है HCl। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड और HCl का कितना रेशियो होता है, तो वो 1:3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे HCl पहले लिख दे और नाइट्रिक एसिड बाद में लिखे तो रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यानी कि नाइट्रिक एसिड अगर 1 पार्ट है तो HCl यहाँ पे 3 पार्ट में मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है RRC ग्रुप D में 2018 के एग्ज़ाम में, इनका रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। यानी कि अगर आप किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस को पानी में घोलते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है यहाँ पे ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी, इसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो ये पॉइंट भी जानना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से SSC CPO 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जैसे आप एसिड या बेस को वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो इनके आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। सिंपल लैंग्वेज में इनका गाढ़ापन कम होता है। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि एसिड और वाटर को मिक्स करने का सही तरीका क्या है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एसिड है, तो कभी भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को डायरेक्टली मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपको एसिड वाटर में मिक्स करना है तो वाटर आप यहाँ पे लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप एसिड मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, यानी कि सांद्रता।
अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब है कि उसका गाढ़ापन ज़्यादा है, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम एसिड है। सेम ऐसा एल्कली के साथ में भी होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है यानी वहाँ पे बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और अगर डाइल्यूटेड है तो बेस की मात्रा कम है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको पीएच स्केल पे मेज़र किया जाता है। अगर कोई भी ऐसा एसिड है जिसका पीएच 1 है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर इनका पीएच 1 से सीधे आगे बढ़ रहा है 6 तक, तो ये वाला जो होता है ये वीक एसिड होता है। अगर किसी का पीएच 9 है तो वो वीक एल्कली होगा, और किसी का पीएच अगर 14 है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से नहीं समझ आया तो यहाँ पे हम समझते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सोल्यूशन, यानी कि कोई भी चीज़ कितना एसिडिक और बेसिक है इसको मेज़र करने के लिए पीएच स्केल होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। द P in the pH stands for potenge in German meaning power, यानी pH स्केल में ये जो P है इसका मतलब होता है पोटेंस, और जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पावर। तो यहाँ पे एसिड या बेस की पावर बताने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक के नंबर बने होते हैं। एक चीज़ यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 3 एसिड लिए और मैंने कहा कि ये जो एसिड है इसका पीएच है 6, इस एसिड का पीएच है 2 और इस एसिड का पीएच है 5। तो जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये, यानी कि इसमें आपको इस तरफ देखना होता है और यहाँ पर आपको इस तरफ देखना होता है। जैसे ही आप इस तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। इसके लिए भी हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 3 बेस लिया और मैंने कहा इसका पीएच वैल्यू 11 है, इसका पीएच वैल्यू 9 है और इसका पीएच वैल्यू 14 है। तो यहाँ पे जिसका पीएच वैल्यू कम वो वीक बेस होगा। इसके अलावा 11 भी वीक होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे होगा पीएच 14 वाला। तो यहाँ पे आप इस तरफ देखते हैं, ये उसी तरीके से है जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हम बीसी और एडी को पढ़ते हैं। अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वाटर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसिड हैव पीएच लेस देन 7, यानी 7 से कम अगर पीएच है तो वो एसिड होंगे। बेसिस हैव पीएच ग्रेटर देन 7, यानी कि बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इन न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ पीएच इक्वल टू 7, यानी अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस के पीएच वैल्यू को भी जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा, पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। इनका नाम और भी बड़ा था, लेकिन आप याद रखिएगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल को डिस्कवर किया था। अग्निवीर आर्मी 2024 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। अब यहाँ से हम समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस और उसके पीएच वैल्यू को। पहला यहाँ पे है गैस्ट्रिक जूस, जो HCl होता है हमारे स्टमक में, उसका पीएच वैल्यू 1.5 से 1.6 के बीच में होता है। और अगर आप फास्ट रहते हैं तो उसके बीच में इसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच में हो सकता है। ये पूछा गया था SSC MTS 2017 के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आंसर था 1.5 से 3.5 के बीच में। ये वैल्यूज़ थोड़ा बहुत डिफ़र करती हैं, यानी कि अगर आपके सामने 10 पर्सन हैं तो उन सभी के गैस्ट्रिक जूस का अगर आप पीएच निकालेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने इसका रेंज लिखा हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पे है लेमन जूस। इसका होता है pH 2 से 3 के बीच में। तो एग्ज़ाम में अगर 2.2 आए, 2.4 आए, 2.6 आए तो आप समझ जाइए कि 2 से 3 का बीच में ही होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न आएगा कि एग्ज़ाम में 2 और 3 दोनों दे दिया तब हम क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में भी ऑप्शन दूर दूर दिए जाते हैं क्योंकि इसका रेंज इस तरीके से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है विनेगर। इसका pH 2.5 होता है। ये भी 2 से 3 के बीच में वेरी करता है। वाइन का 2.8 होता है। टोमेटो जूस की अगर हम बात करें तो 4.1 से 4.6 के बीच में होता है। ये PYQ का क्वेश्चन है। एसिड रेन का pH लेस देन 5.6 होता है। यूरिन की बात करें तो ये बहुत कम एसिडिक होता है। इसका pH वैल्यू 6 है। मिल्क है, उसका pH 6.4 से 6.7 के बीच में होगा। ये आर्मी GD में पूछा गया था और ये HP TGT में पूछा गया है। प्योर वाटर का pH 7 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ब्लड का यहाँ पे 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा अल्कलाइन होता है क्योंकि 7 से लेके 14 अगर आप जाएंगे तो इसके बाद में बेसिस का pH स्टार्ट होता है। लाइम वाटर का pH 11.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10.5 से 11.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक इन नेचर होता है और इसका सबसे हाईएस्ट pH है 14। RRB NTPC 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था सलाइवा का pH, तो वो 6.2 से 7.6 तक होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो pH वैल्यूज़ हैं ये हमारी डेली लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। यानी हमारी जो बॉडी है वो बहुत नैरो pH रेंज में काम करती है, 7 से लेके 7.8 के बीच में। इससे कम या ज़्यादा हुआ तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। यानी अगर रेन वाटर का भी pH 5.6 से कम हो गया तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन होने की वजह से जो भी पानी वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल पर खतरा आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है जब माउथ का pH वैल्यू 5.5 से कम होता है। टूथ इनेमल जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीन फॉर्म है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। जैसे ही हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होता है तो ये एसिडिक कंडीशन बन जाती है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और इसको कम करने के लिए हमें ऐसे टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो बेसिक हो, यानी कि जो हमारे टूथ के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। मैंने आपको बताया था किसी भी एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो बेस वहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि ये आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर दें। तो इस वजह से अगर एसिड ज़्यादा है तो बेसिक टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में HCl एसिड बनता है जिसकी वजह से हमारा फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब आपको इनडाइजेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ हुआ है और जब आपको इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है तो वहाँ पे हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड का मतलब होता है जो एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर सके। ये बेसिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको लेने से जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये इसका डेली लाइफ में यूज़ है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड के यूज़ को समझते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। वन लाइनर क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर कंपाउंड। इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज ऑल्सो। तो ये बहुत सारे कंपाउंड को बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा कार की बैटरी हो गई या फिर जो पेंट होता है वहाँ पर भी इसका यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्लींजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए। कार्बोनिक एसिड एरेटेड ड्रिंक्स में होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं उसमें। टार्टरिक एसिड होता है बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर अगर आप किसी चीज़ में ऐड करते हैं वो थोड़ा सा फूल जाता है, जैसे कि घर पे अगर केक बनाते हैं तो उसमें भी बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। साइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र, डाई, पेंट और ड्रग्स बनाने में। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्जेलिक एसिड। इसका यूज़ किया जाता है क्वार्ट्ज के क्रिस्टल पर आयरन और जो मैग्नीज डिपॉजिट होते हैं उसको क्लीन करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एसिड जो होते हैं वो कोरोजिव नेचर के होते हैं, यानी अगर वो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो उनका क्षरण कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीच फॉर वुड एंड रिमूविंग ब्लैक स्टेन, यानी ब्लीच की तरह भी काम करते हैं। अगला यहाँ पे है यूजेस ऑफ बेस। ये हमने बेस में ही डिस्कस किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है जो स्टमक डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है ग्रीस स्टेन को हटाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स में या फिर वॉल्स में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्ट कौन कौन से हैं और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, सॉल्ट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सॉल्ट जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये वाला कीवर्ड स्टेट एग्जाम में पूछा गया था। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो अपने आसपास के मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर ये अपने आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, इसका मतलब है कि ये ड्राइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा वेट और चिपचिपा सा हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। जो कॉमन सॉल्ट होता है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका यूज़ हम डेली फूड में भी करते हैं और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जब अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं। इसका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है ब्लीच करने के लिए। वुड पल्प जो होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है, और जो लॉन्ड्री में क्लोथ वगैरह वॉश किए जाते हैं उसको ब्लीच करने में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को कीटाणु मुक्त बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये बनता कैसे है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्लोरीन का हम रिएक्शन कराते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्ट आता है बेकिंग सोडा, जिसको कि हम यूज़ करते हैं घर में। अगर किसी चीज़ को फुलाना हो या फिर बहुत ही क्रिस्पी बनाना हो तो इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है और ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एट्सेट्रा। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, यानी जल्दी आपको कोई चीज़ बनाना है तो इसको आप यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, यानी एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करते हैं।
इनका नेचर एल्कलाइन होता है, तो अगर स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तब भी इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बहुत लोग इनो पीते हैं तो उसमें भी बेकिंग सोडा होता है जिससे स्टमक को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ये आग बुझाने के काम आता है, एक डिवाइस है, उसमें यूज़ किया जाता है। ये बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिएक्शन जब कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ में बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वाशिंग सोडा कहते हैं। इसका यूज़ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स बनाना हो तब भी इसका यूज़ होगा। घरों में इसका यूज़ किया जाता है क्लीनिंग एजेंट की तरह। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसका फॉर्मेशन तब होता है जब हम इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे है, वाटर के साथ में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तब इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, CaSO4.12H2O। जिसके हाथ या पैर की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है ताकि बोन्स को सही पोजीशन में लाया जा सके। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydride. This is called plaster of Paris. अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड बन जाता है। यहाँ पे ये जो हाफ H2O है ना, इसी को हेमीहाइड्राइड कहते हैं। तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जिप्सम। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे केवल वाटर मॉलिक्यूल का ही डिफरेंस है। इसका यूज़ किया जाता है वॉल बोर्ड को मैन्युफैक्चर करने में, सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सॉइल को कंडीशन करने में। इसके अलावा इसको हार्डनिंग रिटार्डर की तरह यूज़ किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में। ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया था। इसका मतलब ये होता है जब भी घर बनता है या कोई भी चीज़ बनता है तो सीमेंट जल्दी से ना जमे, उसके वजह से इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर आप सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं और वो तुरंत से जम जा रहा है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट में यहाँ पे है साल्ट पीटर, जिसका फॉर्मूला KNO3 होता है। फर्टिलाइज़र, फायरवर्क और गन पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सॉल्ट से पूछी जा सकती थी वो सब मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया है कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला का। ये आपको कम से कम 2 से 4 बार पढ़ना है और याद रखना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो CuSO4.5H2O। सेम इसी तरीके से ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल है। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, पोटाश एलम का फॉर्मूला। बाकी यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट में यहाँ पे हम 2 पॉइंट है उसको समझेंगे। रस्ट और कोरोजन का क्या मतलब होता है। कोरोजन की अगर हम बात करें, कोरोजन रेफर्स टू ए जनरल वीकनिंग ऑफ मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए केमिकल अटैक ऑन इट। कोरोजन एक ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब होता है मेटल पे जो केमिकल रिएक्शन की वजह से अटैक होता है उसको हम कोरोजन कहते हैं। और यहाँ पे जो रस्टिंग है ना, ये कोरोजन का एक टाइप आप कह सकते हैं। इससे किसी भी मेटल का क्षरण होता है, यानी धीरे धीरे वो मेटल खराब हो जाता है। और इसी में जब ये कोरोजन स्पेशली आयरन में होता है तो उसको हम रस्ट कह देते हैं। रस्ट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन
that occurs when iron and other metals react with oxygen in the air। यानी अगर आपने आयरन को ऐसे ही बाहर रख दिया तो वो एयर का जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके इस तरीके का लेयर बना लेता है जिससे ये आयरन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसको हम रस्ट कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको इस क्लास में डिस्कस की हुई सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।